नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? देखिए, आखिरकार सरजू बिरजू आ ही गए और भाई पहले से ज़्यादा प्यार चाहिए उन दोनों को। मैं बता दूं, मेरी बात हुई थी उनसे तो कह रहे थे कि भाई हमको पहले से ज़्यादा लाइक्स, पहले से ज़्यादा सब्सक्राइबर और पहले से ज़्यादा दर्शकों का प्यार चाहिए और मुझे तो खैर कमेंट्स भी चाहिए। सरजू बिरजू आता रहेगा और अभी कोशिश करूंगा कि हर संडे को डालूं और जब मन कर जाएगा तब शूट करके डाल देंगे। कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है, बट संडे को तो आपको देखने को वो सरजू बिरजू मिलेंगे ही मिलेंगे। बहरहाल, आज मैं आपको बताता हूं कि 2019 मार्च अप्रैल में बिहार के मुंगेर में मेरे साथ क्या हुआ था। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी जो तमाम सोशल मीडिया के पत्रकारों ने की, तमाम ट्वीट्स मिलेंगे, तमाम सारी जानकारी मिलेगी। तब मैं एबीपी न्यूज़ में हुआ करता था और कौन बनेगा प्रधानमंत्री करने के लिए मैं बिहार के टूर पे था। हम लोग बहुत शानदार तरीके से कौन बनेगा प्रधानमंत्री शो कर रहे थे, ऑफिस से बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा था। लेकिन मुंगेर के बाद वो यात्रा आगे नहीं बढ़ी, फिर उसे किसी और एंकर ने ज्वाइन किया, मुझे वापस आना पड़ा। दिन बहुत हो गए लेकिन किसी ने याद दिलाया कि मीडिया की कहानियों में आपके मुंगेर वाली कहानी शामिल नहीं हुई। तो मेरे को अचानक से लगा, मैंने कहा इस पर अपना पक्ष भी रखना चाहिए। रखा मैंने तब भी था, लेकिन तब क्या था, राजनीति और विरोध के स्वरों के बीच में मेरी आवाज दब गई थी। हम लोग टूर कर रहे थे बिहार का और बिहार की नब्ज टटोल रहे थे, पॉलिटिकल क्या वहां पर माहौल है। तो हम लोग शाम को हर शहर में जाकर के शो करते थे। 8 बजे का टाइम था उस शो का, 7, 7:30 या 8 बजे का टाइम था। तो इसके अलावा क्या था कि मैं अपने इंस्टाग्राम के लिए एक औचक भौचक के नाम से भी शो करता था, हैशटैग औचक भौचक। आप अगर फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा और मेरा प्लान है कि आगे मैं उसका भी एक सेगमेंट यूट्यूब पर चलाऊं। ये जो औचक भौचक था, इसका मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। मुझसे कई लोगों ने कहा, यार ये बहुत शानदार ग्राउंड रिपोर्टिंग है, ऐसी रिपोर्टिंग देखने को मिलती नहीं। मुझे हमेशा से ग्राउंड जीरो वाले पत्रकारों से दिक्कत रही है। इनकी खबर यार कम सच निकलती है, मतलब निकलती नहीं है एक तरीके से देखा जाए। आप किसी भी इलेक्शन में देखिए, बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार आकर ग्राउंड जीरो पर मैंने ये देखा, ग्राउंड जीरो पर मैंने ये महसूस किया, स्टूडियो में आकर के अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि अब इस बार तो इसकी गई, इसकी आ रही है। वो होता ही नहीं है। तो मेरी अक्सर समझ में नहीं आता कि ग्राउंड जीरो पर जाकर करते क्या है। मैंने एक बार ट्विटर पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी भी की थी कि मुझे तो कई बार लगता है कई वरिष्ठ पत्रकारों का ग्राउंड जीरो प्रेस क्लब है। वहीं पर बैठकर वो तय कर लेते हैं कि किसकी सरकार आ रही है, किसकी जा रही है। क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो पर था, मैं वहां पर लोगों से बात कर रहा था, तो मुझे तो कुछ और तस्वीर दिखाई दे रही थी। और मैं जानता हूं कि मैं बहुत जेन्युइनली लोगों से रिएक्शन ले रहा था। मैं आपको कुछ अभी क्लिप्स दिखाने वाला हूं। बाद में इस विवाद क्या था वो भी बताऊंगा, बट उस विवाद के बाद में पता चला कि औचक भौचक जो था उससे भी कुछ लोग डर गए थे। उनको लग रहा था कि ये तो बिहार की असली तस्वीर सामने आ रही है जो नहीं आनी चाहिए। ऐसा मुझे बताया गया, ऐसा मुझे फीडबैक दिया गया। उसमें मैं क्या करता था कि जब हम लोग गंतव्य की ओर जा रहे होते थे, जहां हमें शो करना होता था, 3-4 घंटे का सफर होता था होटल से वेन्यू तक का, तो मैं रास्ते में कहीं भी अचानक से भी किसी से पूछ लेता था कि किसकी बन रही सरकार। टोल नाके पे पूछ लिया, ढाबे पर खाना खाने रुके वहाँ पूछ लिया, इसके अलावा बस की छत पर कोई चढ़ के जा रहा है उससे पूछ लिया, सड़क पर बैठकर मजदूर खाना खा रहे हैं उनसे पूछ लिया, खेत में कोई किसान काम कर रहा है उससे पूछ लिया। मैं आपको ना वो क्लिप दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम वो औचक भौचक किया करते थे। मैं आप ये यहाँ पर पहली क्लिप देखिए। सलाम साहब, कैसे हैं? अच्छा ये बताइए, अचानक से आपसे पूछ रहा हूँ, 2019 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, क्या लग रहा है? मोदी बने हैं? मोदी। काहे मोदी का नाम काहे ले रहे हैं? काम किया है? काम तो किया है, ऐसा बात नहीं। काम किया है जो उनसे बना किया और फिर और करेंगे, फिर और करेंगे। अच्छा, इस बार मोदी का ही लग रहा है आपको? जी। तो पूरे पटने में यही हवा है कि सिर्फ आपको लग रहा है? नहीं, पूरे पटना में। हाँ, पूरे पटना में यही हवा है। जी। आप कब से हैं यहाँ पर?
61 साल हो गया 61 साल हो गया ये यही गुमटी में। यही कोमचे में। हाँ अच्छा, नीतीश बाबू आए थे। हाँ, नाम क्या है आपका? मोहम्मद जमील। मोहम्मद जमील। नीतीश बाबू आए थे, कहीं किनारे लगाओ, एक बताया था गार्ड के साथ, हाँ, कहीं किनारे लगाओ जगह छोड़ के। तो नीतीश बाबू से खुश है कि नहीं? खुश है उनसे। देखा आपने, ऐसे ही कुछ और क्लिप्स थी। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। जैसे बस की छत पर कोई चढ़ के जा रहा है और मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, तो मैंने उससे किस तरीके से कम्युनिकेट किया वो देखिए। अरे कौन बनेगा प्रधानमंत्री? आए? नहीं सुनाई दे रहा। मोदी मोदी कौन बने भैया, आप भी बता दो। नरेंद्र मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी। एक ये क्लिप थी। इसके अलावा हमने किया था, कुछ मजदूर बैठ करके वहाँ खाना खा रहे थे, कुछ कामगार थे वो खाना खा रहे थे, तो हमने अचानक से उनसे जाकर के पूछा कि भाई कौन बनेगा प्रधानमंत्री। वो क्लिप भी देखिए। अरे प्रणाम भैया लोग, क्या भोजन कर रहे हैं? क्या लगता है कौन बनेगा इस बार प्रधानमंत्री? मोदी सरकार। है? मोदी सरकार तो अभी है। अब इस बार के चुनाव में कौन बनेगा? बनना चाहिए। है? बनना चाहिए। कौन? मोदी सरकार। मोदी ही बनना चाहिए। क्यों? बढ़िया सरकार है। बढ़िया सरकार है। आप क्या कहते हैं? वही बनना चाहिए। है? मोदी सरकार रहेगा हम लोग के लिए। मोदी सरकार। मोदी सरकार। इतना जोर से बोलोगे? हाँ भैया, आप लोग का क्या राय है? मोदी है सरकार। मोदी है सरकार। सबका मोदी रहेगा। अब जो वही रहेगा। क्या कह रहे हो? जो मोदी सरकार बनेगा वही रहेगा सबका। वही रहेगा। चलिए खाइए, प्रणाम। तो ये कुछ क्लिप्स मैंने आपको कुछ थोड़ी बहुत दिखाई, औचक भौचक। ये मैं करता था, तो मुझे बाद में पता चला कि भाई इससे थोड़ी सी खलबली थी, क्योंकि सच में ये ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रही थी क्लिप्स, और जो कुछ वरिष्ठ पत्रकार बता रहे थे उनसे ये चीजें मेल नहीं खा रही थी। तो बहरहाल मुंगेर में बड़ा हंगामा हो गया। अब हुआ क्या था वहां पर? मेरी आदत रही है कि मैं जिस भी प्रदेश में जाऊं, मैं वहां के लोकल एक्सेंट को थोड़ा सा अडॉप्ट करता हूं। मैं बिहार में था और हम लोग महीने 1.5 महीने से लगातार शो कर रहे थे, तो मैंने क्या किया था, वहाँ के लोगों के एक्सेंट को, बिहारी भाषा को अडॉप्ट किया। तो मैं उनसे उन्हीं के अंदाज में बात करता था। कहा जी, तो जो मुख्यमंत्री हैं तो उनका काम कैसा आपको लग रहा है, ठीक है? तो उन लोगों के बीच था, तो और ज़्यादा अच्छी मैं बिहारी एक्सेंट बोलता था। क्या लग रहा है इस बार किसका बनेगा सरकार, क्या जी? तो उसमें क्या हुआ कि जैसे कुछ लोग विशेष तौर पर नाम लेते हैं अपने एक्सेंट में। जैसे आप नीतीश साहब को, नीतीश बाबू को आपने सुना होगा नीतीश कुमार कहते हैं, ये बिहारी एक्सेंट है। तो ऐसे ही वहाँ की एक बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े संस्थापक लीडर को लोग एक विशेष नाम से बुला रहे थे। जैसे आप मुझे अनुरागवा कह दें, कोई बब्बू है तो उसको बबुआ कह दें, तो वो इस तरीके से बात करते थे उनका नाम लेकर के। तो मुझे लगा कि ये इनका लाड़ है उन नेताजी के प्रति, तो मैंने वो नाम वहां से उठा लिया। मुझे क्या पता, मैंने वो नाम वहां से उठाया और मैंने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। करते करते जब हम मुंगेर पहुंचे, तब तक वहां राजनीति फुल ऑन हो चुकी थी। अब मुंगेर के बारे में जब मैं पहुंचा तो मेरे रिपोर्टर ने मुझे ये बताया कि सर थोड़ा सा सेंसिटिव इलाका है ये। मैंने कहा अच्छा। बोले हाँ, यहाँ पर ये समझ लीजिए कि बच्चे बच्चे की रगों में खून नहीं बहता है, लोहा बहता है। मैंने कहा तो हम कोई लड़ने थोड़ी आए यहाँ पर, बहता होगा लोहा तो बहे,
हमको तो अपना शो करना है, निकल जाना है। बोले नहीं सर देखिए ऐसा है कि बड़े बड़े चैनल जो है ना शो सक्सेसफुल कर नहीं पाए यहाँ पर, थोड़ा इतिहास यहाँ का ऐसा रहा है। तो मैंने कहा यार ये तो मुंगेर की अपनी इमेज है, मुंगेर के अपने लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि लोग वहाँ के इतने बुरे होते होंगे। हाँ हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल कार्यकर्ता वहाँ पहुँच जाते हों। कई मैंने देखा था, कई हमारे शोज़ में अक्सर ऐसा होता था कि जो विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती थी, विपक्ष होता था, उसके कुछ लोग आके हंगामा करते थे। बाद में हमें नेताओं से कहलवाना पड़ता था कि वे अपने लोगों से कहिए शांत हो जाएं, फिर भी वो शांत नहीं होते। उनका मकसद ये होता था कि डिबेट ना होने पाए। तो मैंने कहा देखो भाई मैं किसी भी हाल में डिबेट कंटिन्यू करता हूँ, हंगामे के बीच भी मैं डिबेट जारी रखता हूँ, ठीक है। तो और ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो मैंने भी मुंगेर में डिबेट शुरू की, मुंगेर की तारीफ की। मैंने उनको बताया कि मैं जो भी आप करेंगे वो नेशनल टेलीविजन पर जाएगा और उससे मुंगेर की इमेज बनेगी या बिगड़ेगी, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। लेकिन मेरा रिपोर्टर ठीक कह रहा था, मैं शुरू से थोड़ा माहौल समझ गया और थोड़ा तनावपूर्ण माहौल था। तो मैं कहा चलो ठीक है, अब शो करना है तो करना है, हम तो करते हैं। और मैं कई जगह, कई ऐसी सेंसिटिव जगहों पर शो सक्सेसफुली करके आ चुका था। अब उस रिपोर्टर महोदय का हमारे का कहना था कि सर यहाँ तो बड़े बड़े चैनल, नंबर 1 नंबर 2 चैनल भी अपना शो पूरा नहीं कर पाए थे। मैंने कहा चलो देखते हैं। करते करते डिबेट कोई 7-8 मिनट की बची थी और मेरे मुंह से उन नेताजी के लिए वो संबोधन निकल गया, जो मुझे लगता था कि उन्हें प्यार में, लाड़ में बोला जाता है, लेकिन शायद ऐसा था नहीं। जैसे ही मैंने वो बोला, भाई कार्यकर्ताओं ने, उनकी पार्टी के और वहाँ पर जो लोग बैठे थे, ये किसने बोला रे, किसने बोला रे, वो स्टेज पर चढ़ाए। तो मैंने कहा मैंने बोला। बोले आपने कैसे बोल दिया। मैंने कहा क्या हो गया। बोले नहीं आप माफ़ी मांगिए। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने बीच डिबेट में, लाइव शो के अंदर मैंने कहा देखिए भाई मेरा ये मकसद नहीं था, मुझे लगा कि प्यार में बोलते होंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये मैंने गलत बोला या आपकी भावनाओं को इससे ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। मैंने शो छोड़ा नहीं। मेरे नोएडा पीसीआर से ये कमांड आती रही कि शो वाइंड अप करना चाहो तो कर सकते हो क्योंकि हंगामा ज़्यादा हो गया है। मैं नहीं, मैं अपने नेताओं से बात करता रहा। आप यूट्यूब पर वो देख सकते हैं कि शो मैंने एंड किया, पूरा गया शो पूरा। बीच में बाद में कई लोगों ने यूट्यूब पर और तमाम सोशल मीडिया पर लिखा कि अनुराग मुस्कान को मारा, सुझा दिया, उसका ये बना दिया, उसको बना दिया, शो पूरा नहीं कर पाए अनुराग मुस्कान। ऐसा कुछ नहीं था। शो मैंने पूरा किया था, किसी ने मुझे वहाँ टच भी नहीं किया, चाहे वो विरोधी या विपक्षी पार्टी के लोग हों, चाहे वो सत्ताधारी दल के लोग हों। मैं सबकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, हंगामा किया, लेकिन मुझे टच नहीं किया। वहाँ के स्थानीय नेताओं की मैं बहुत तारीफ करूंगा, उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाला। और साहब जिस पार्टी के नेता के लिए मैंने वो शब्द इस्तेमाल किया था, जो मुझे लगता था कि लाड़ में उनको बोला जाता है, नहीं बोला जाता, उन पार्टी के जो प्रतिनिधि आए थे उन्होंने मुझे अपनी कार में प्रोटेक्ट रखा कि नहीं आप मेरी कार में बैठिए, मुझे पता है कि आपने इंटेंशनली नहीं बोला है, आप मेरी कार, आपको कोई खतरा नहीं। और मैं वहाँ चुपचाप बैठा रहा, आधा पौन घंटा मैं उनकी कार में बैठा रहा। पुलिस के आला अधिकारी आए, बाद में सब ये हुआ कि भाई जाने नहीं देंगे, निकलने नहीं देंगे, ये हो जाएगा। तो हमको लोग डरा रहे थे आपकी गाड़ी फूंक देंगे, आपको फूंक देंगे। हमने कहा यार देखा जाएगा जो होगा। हमने किसी दुर्भावना के साथ ऐसा नहीं बोला, हमारा ऊपर वाला हमारे साथ है, बाकी देखा जाएगा जो तय है, जो लिखा है, जो नियति को मंजूर है वो होगा। तो साहब पुलिस पिकेट हमको मुंगेर से बाहर सरहद तक छोड़ने आई। और उसके बाद क्या था, सैटरडे संडे को मैं अपने घर आ जाता था। तो फिर हम वहाँ से आए और हमने सीधे गाड़ी ली। हम पटना एयरपोर्ट आए थे रात में और वहाँ से फ़्लाइट लेकर के मैं नोएडा आ गया। फिर मुझे ऑफिस से कहा गया कि अब आप कंटिन्यू मत कीजिए, समस्तीपुर अगला शो था। तो ये हुआ कि भाई समस्तीपुर में लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ भी गलत हो सकता है, तो आप जो हैं यूपी चले जाइए, यूपी वाला कौन बनेगा प्रधानमंत्री कर लीजिए, बिहार किसी और को भेज दिया जाता है। तो मैंने कहा ठीक है कर लीजिए। अब मैंने साहब ट्विटर पर अपना मंतव्य भी स्पष्ट किया। मैंने कहा देखिए मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं उनकी बेइज्जती करूं, लेकिन भाई उनकी पार्टी, वो खुद, वो सब पूरा उनका परिवार ट्विटर पर मेरे संस्कारों को लेकर के उन्होंने उंगली उठाई। उन्होंने कहा कि जाति सूचक शब्द बोला, संबोधन दिया, हेय दृष्टि से देख कर बोले जाने वाला संबोधन दिया। मैं यार बड़ा आश्चर्यचकित था। मैंने कहा कि लोकल एक्सेंट बोलने के चक्कर में मैं ऐसा ये क्या बोल गया। वहाँ के लोग बोलते थे उनको, लेकिन वो सुनने नहीं आ रहे। हम उसे नेशनल टेलीविजन पे बोल रहे थे। उस दिन मैंने एक सबक भी लिया कि भाई लोकल एक्सेंट बोलने के चक्कर में आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए कि आप लोकल लोगों के संबोधन को भी अडॉप्ट कर लें। ये सीखा उस दिन मैंने सबक। मुझे उस बात का आज तक खेद है
कि अनइंटेंशनली मेरे मुंह से उनके लिए वो संबोधन निकला, लेकिन मैंने किसी दुर्भावना के साथ वो संबोधन नहीं दिया था। ये मेरा दिल जानता है और मुझे जानने वाले लोग जानते हैं, और बेशक उन्होंने भी मेरे बारे में पता किया होगा, मेरा रिकॉर्ड, मेरा इतिहास खंगाला होगा, तो उन्हें भी पता चला होगा। बाद में साहब बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों के मेरे पास फ़ोन आए कि भाई ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हाँ, एक भूतपूर्व संपादक जो थे, उनकी धर्मपत्नी ने अपने यूट्यूब चैनल पर भाई एक बुलेटिन बना डाला मेरे ऊपर। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक कहावत हमने सुनी है ना कि महिला जो है महिला की सगी नहीं होती। मैं मानता नहीं है ऐसा, लेकिन ये कहावत है, प्रचलित कहावत है। उस दिन मुझे पता चला कि पत्रकार भी पत्रकार का सगा नहीं होता। बिना जाने, अच्छा मुझे तो उनके पति बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि मैं किस टेम्परामेंट का आदमी हूँ, मैं किस भावना का आदमी हूँ। उसके बावजूद उन्होंने अपनी सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, टीआरपी के लिए, अपने चैनल को तानने के लिए भाई मेरे ऊपर बुलेटिन बना दिया कि भाई इस एंकर ने ये बोल दिया और ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। खैर, जिसका जैसा मौका लगे गला काट प्रतियोगिता में वो उसका गला काट देता है। मैं उनको भी गलत नहीं कहता। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने उनसे भी सीखा कि किस तरीके से अवसरवादी होना चाहिए। और ये वही वरिष्ठ पत्रकार है जिनकी मैं शुरुआत में बात कर रहा था। खैर, उनकी धर्मपत्नी, वो उनकी बात नहीं कर रहा मैं, पर उनके पतिदेव जो हैं वो, और उन जैसे कई लोग जो वरिष्ठ पत्रकार अपने आप को कहलवाते हैं भी, लेकिन वो ग्राउंड जीरो की जब बात करते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि वो ग्राउंड जीरो, अब ये जब मैंने अभी आपको औचक भौचक दिखाया, ये था ग्राउंड जीरो। रिजल्ट भी वही आया जो लोगों ने मुझे बताया। ये था पब्लिक की नब्ज, ये थी पब्लिक की फीडबैक। तो मैं हमेशा से कहता आया हूं कि ग्राउंड जीरो का मतलब 3000 के सैंपल साइज पर सर्वे करा लेना नहीं होता। कई बार 3 लोगों से बात करना भी आपको बता देता है कि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट क्या कहती है, ग्राउंड जीरो क्या कहता है। लेकिन आमतौर पर भाई ये हो जाता था। एक और मैं क्लिप आपको दिखाता हूं। हम लोग स्टेडियम से गुजर रहे थे उस वक्त, और वहां कुछ खेल चल रहा था, और वहां मैंने अचानक से लोगों से पूछा कि भाई यहां पर जो है क्या चल रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहां पर मैच चल रहा है, और मैंने अचानक से पूछा कौन बनेगा प्रधानमंत्री। ये देखिए, एक मिनट धीरे और आगे क्या भैया, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, क्या लग रहा है इस बार? कौन बनेगा प्रधानमंत्री, क्या लग रहा है? काहे? अब की बार मोदी सरकार। अरे तुम तो वोट भी नहीं देते होगे। ये ना विपक्ष में कोई बरियार है ही नहीं। अच्छा, चलो भैया आगे। मोदी जी की प्रेस। क्या मैच चल रहा है क्या स्टेडियम में? ग्रुप डी वाला, ग्रुप डी का दौड़ हो रहा है। क्या भाई लोग, कौन बनेगा प्रधानमंत्री इस बार, क्या लग रहा है? मोदी 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 जी। इधर से बता दो। ये होता है ग्राउंड जीरो। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि मैंने इससे पहले की कहानियों में भी बताया कि एक एंकर के पास, एक पत्रकार के पास एक क्रिकेटर की तरह जीरो पर आउट होने का कोई चांस नहीं होता। वो क्रिकेटर दोबारा फॉर्म में आ सकता है, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म नहीं होती, लेकिन एक एंकर की, पत्रकार की क्रेडिबिलिटी चुटकियों में खत्म हो जाती है। तो भैया ग्राउंड जीरो पर जो वरिष्ठ पत्रकार हर चुनाव से पहले जाते हैं और अपना सर्वे लेकर के आते हैं, और दुर्भाग्य से उनका सर्वे गलत निकल जाता है, ये औचक भौचक उनके लिए एक नसीहत हो सकती है। मैं तो उनसे बहुत छोटा पत्रकार हूं, मैंने किसी इंटेंशन के साथ ये औचक भौचक नहीं किया था, टाइम पास के लिए किया था। लेकिन उनके ग्राउंड जीरो से ज्यादा ग्राउंड जीरो था, और उनके आकलन से, उनके ग्राउंड जीरो के सर्वे के बाद जो नतीजे उन्होंने निकाले थे, उनके नतीजों से ज्यादा सटीक नतीजा था ये। तो बहरहाल मैंने सोचा लोगों के कहने पर कि मुंगेर में क्या हुआ था ये आपको जरूर बताया जाए, तो मैंने आपको बताया। मुंगेर वालों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम पहुंचे। फिर आऊंगा मुंगेर में, आपका बहुत प्यार मिला था मुझे मुंगेर से, और जैसे पहले एक सच्ची सीधी सरल भावना लेकर के आया था, फिर आ जाऊंगा। मुझे बिहार बहुत अच्छा लगा। धन संपदा वहां बेशक कंपैरेटिवली कम हो, लेकिन वन संपदा बहुत है, वनस्पति बहुत है,
ग्रीनरी बहुत है और मैंने बहुत इंजॉय किया बिहार में। एक मुंगेर का ही एक्सपीरियंस ऐसा रहा, वरना पूरे बिहार में जो मुझे लोग मिले क्या शानदार लोग थे, मजा आया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मुंगेर के इस इंसिडेंट के बाद से मैं वो कौन बनेगा प्रधानमंत्री बिहार में कंटिन्यू नहीं कर पाया। अभी 15 दिन का और बचा हुआ था, वो मैं कंटिन्यू नहीं कर, आज भी मन में सोचता हूं कि यार मुझे इतना पसंद था बिहार, लेकिन मैं उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाया। बहरहाल कभी मौका मिलेगा तो फिर आना चाहूंगा और आऊंगा। फिलहाल तो इस कहानी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी बातचीत जारी रहेगी और अब तो सरजू बिरजू भी आपसे मिलने आते हैं, वो भी समय समय पर आते रहेंगे। लेकिन चैनल मॉनिटर जरूर करते रहिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मैं बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात करने आ रहा हूं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।